गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा आज हमारा अगला चैप्टर है लखनवी अंदाज। ये पाठ हम पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने कुछ जैसे नवाबी नस्ल के व्यक्ति होते हैं उनमें जो दिखावटीपन की भावना होती है उसको यहाँ उजागर किया है। यह एक व्यंग्य के रूप में लिखा गया पाठ है बेटा, व्यंग्यात्मक शैली में है। तो उन्होंने उन दिखावेपन पर व्यंग्य किया है लेखक ने। तो लेखक यहाँ पर जो पाठ में शुरू से है, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन या पैसेंजर रेलगाड़ी चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल का मतलब होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थानों पर जाने वाली गाड़ी, यानी कि जैसे कोई केंद्रीय नगर है, मान लखनऊ वाला ये पाठ है, तो लखनऊ से आसपास के क्षेत्रों में जाने वाली गाड़ी को मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन कहा जाता है। चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी, यानी कि वो हॉर्न दे रही थी चल पड़ने के लिए। आराम से क्लास का सेकंड क्लास डिब्बे में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। ज़्यादा दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने तथा खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए एक टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक जो हैं यहाँ पर यशपाल जी हैं इस पाठ के लेखक, तो वो कह रहे हैं कि आराम से सेकंड क्लास में जो सेकंड क्लास का डिब्बा होता है उसमें जाने के लिए दाम तो अधिक लगते हैं, फिर भी उसको देखते हुए लेखक ने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया था। ज़्यादा दूर जाना नहीं था, भीड़ भाड़ से बचने के लिए। तो और किस लिए लिया था कि वह खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकें, इसलिए। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली जानकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेखक चढ़ गए हैं। उन्होंने सोचा कि सेकंड क्लास का एक छोटा डिब्बा है, ये खाली होगा, इसमें ही चढ़ देते। अनुमान के विपरीत डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी कि अनुमान के विपरीत उन्होंने जो सोचा डिब्बा खाली नहीं था। निर्जन मीन्स कोई व्यक्ति ना हो जहाँ पर। एक बर्थ में सीट होती है, जो लंबी सीट पड़ी होती है वहाँ पर बैठने के लिए, लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश का मतलब यानी सफ़ेद पोश का तात्पर्य होता है बेटा एक भद्र व्यक्ति, सीधा साधा आदमी। यहाँ पर इसका मीनिंग है सज्जन बहुत सलीके से पालथी मारे बैठे थे, मतलब सलीके में तरीके थे, पालथी मारकर वो बैठे हुए थे सीट पर। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे थे, वो भी तौलिए पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से उन सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। उन्होंने क्या देखा कि वो लेखक के पहुंचने से वहाँ पर उन्हें असंतोष हुआ। सोचा कि हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी यह पदार्थ चीज़ का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। यानी कि खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु यानी कि छोटी चीज़, उसको खीरे को एक ज़्यादा कीमती नहीं माना जाता, इसलिए छोटी चीज़ कहा जाता है। तो वो सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु उनके पास रखी है और उसमें संकोच में हो। फिर नवाब साहब ने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। नवाब संगति के लिए यानी कि जैसे कोई व्यक्ति आता है तो उसके साथ घुल मिल जाते हैं, ऐसा नवाब साहब ने कोई उत्साह उसके साथ दिखाया नहीं, यानी कि बातचीत नहीं की। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में अपनी आंखें चुरा ली, यानी कि अपनी आंखें चुरा लेना, आंखें फेर लेना। लेखक ने भी उनकी तरफ नहीं देखा। थाली बैठे कल्पना करते रहने की हमारी पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है, यानी कि लेखक सोचने लगा कि ये नवाब साहब संकोच क्यों कर रहे हैं, अनुमान लगा। संभव है, अब लेखक सोच रहा है कि इन नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और
अब गवारा न हो कि शहर के कोई सफ़ेद पोश उनको मंझले दर्जे में सफ़र करता देखें, यानी कि अब ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि कोई शहर का कोई व्यक्ति उन्हें मंझले दर्जे में सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ देखे। अकेले सफ़र का समय काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के आगे खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की तरफ देख रहे थे। कनखियों का मतलब होता है कि जब नज़र चुरा रखी हैं तो आँखों की जो है साइडों में से, कोर में से, यानी कि पलकों के साइड में से देख रहे हैं लेखक उनकी हो नवाब साहब की। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर की ओर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओहो, नवाब साहब ने अचानक हमें संबोधन किया। नवाब साहब ने संबोधन ओहो कहकर किया। आधा वर्ज का मतलब होता है ये एक नमस्कार करने का तरीका है। जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? तो नवाब साहब ने उन्हें पूछा, लेखक को। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन थोड़ा अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमको भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। आप दिया, शुक्रिया, केवला शौक फरमाएं, यानी केवला मिस आप, केवल आप ही शौक फरमाएं, आप ही खाइए। नवाब साहब ने फिर एक क्षण खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के तले रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर करके धोया और तौलिए से पोंछ लिया। अब नवाब साहब ने क्या किया कि झाड़ का तौलिया बिछाया और सीट के नीचे से लोटा उठाकर खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे तथा उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत ही एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले जो लखनऊ का स्टेशन है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले तो खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। क्या जानते हैं? वो कहते हैं, जो खीरा बेचते हैं, कि ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक तथा पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। इसके लिए कि जो व्यक्ति जो खीरा खरीदता है उसको खीरे के साथ साथ ये भी दे देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरों की फांकों पर जीरा मिला नमक तथा लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। सुर्खी का मतलब होता है लाल मिर्च की थोड़ा सा मतलब बुरक देना। उनकी हर एक भाव भंगिमा का मतलब होता है उनकी जो एक्टिविटी जो कहते हैं। और जबड़ों के सफरन का मतलब होता है होठों का हिलना, यानी कि जबड़ों का हिलना से यह स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना मात्र से पलावित हो रहा था। पलावित का मतलब पानी भराना, कि खीरे की कल्पना करके उनके मुंह में पानी आ रहा था। किसके में? नवाब साहब की। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अब अपनी असलियत पर उतर आए हैं। ये लेखक सोच रहा है वैसे तो रईस बनते हैं, लेकिन रईस क्या है कि एक छोटी सी चीज़ खा गए, अब अपनी असलियत पर आ गए हैं, यानी कि उस चीज़ को खाने के लिए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। बल्ला, शौक़ तो कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो फिर लेखक से पूछा उसने कि शौक़ तो कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। बालम खीरा यानी कि खीरे की एक किस्म का नाम है जो लखनऊ में मिलता है। नमक मिर्च छिड़क देने से ताज़े खीरे की पनियाती फांकें देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था। लेखक के स्थिति थी ये, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना जरूरी उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस बिल्कुल नहीं हो रही।
तलब का मतलब होता है इच्छा, तलब मीन्स इच्छा, इच्छा बिल्कुल उन्हें अब नहीं हो रही। और कहा मैदा भी जरा कमज़ोर है। मैदा का मतलब होता है अमाशय। केवल शौक फरमाए, केवल आप ही शौक कीजिए। नवाब साहब ने जब सहतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की तरफ देखा, खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, यानी कि उन्होंने लंबा सांस खींचा। खीरे की एक पतली फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें तक मुंद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट भी गले से उतर गया, यानी कि उनके मुंह में फांकों को देखकर पानी आ गया नवाब साहब के में, और गले से उतर भी गया। तभी नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, यानी कि वे होठों तक फांक को ले गए, फांक को सूंघा, जिससे उनके मुंह में पानी भर आया, पानी को जो गले से नीचे उतारा और फिर खिड़की से बाहर फांक को छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाते, वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सभी फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए तथा गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो कि यह है खानदानी रईसियों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी तथा इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम से तात्पर्य बेटा होता है कि सम्मान में, यानी कि आदर के साथ। आगे देखते हैं। यह है उनकी खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। खानदानी तहजीब का मतलब होता है शिष्टता, यानी कि शिष्टाचार, नफासत स्वच्छता और नजाकत कोमलता। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध तथा स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस तथा एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सूक्ष्म या अमूर्त, किंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर मीन्स पेट। नवाब साहब की तरफ से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया तथा नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। नामुराद मैदे पर बड़ा बोझ डाल देता है। वो कह रहा है खीरा लजीज होता है, यानी कि अच्छा होता है, स्वादिष्ट, लेकिन शकील होता है, आसानी से नहीं पचने वाला। नामुराद बेहया, नामुराद का मतलब होता है बेहया, मैदे पर बोझ डालता, अमाशय पर बोझ डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए और पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तब बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की मात्र इच्छा से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि लेखक ट्रेन में यात्रा करने के लिए जाता है कि बाहर के दृश्य भी देखे और वह अपनी कहानी के लिए कुछ वो खोजे। तो लेखक अब सोचता है जब पेट बिना खीरे खाए भर सकता है, डकार आ सकता है, तो क्यों ना मेरी कहानी, मैं अपनी कहानी में कल्पना मात्र से ही क्यों नहीं उसको पूरा कर सकता हूँ कहानी को, उसमें वास्तविक पात्रों की क्या ज़रूरत है। तो बेटा ये आपका पाठ है, आपको पढ़ना है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपको इस पाठ में से ध्यान से करने हैं। कंप्लीट लेसन पढ़िए तब कीजिए, बाकी आपको जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं, जो पैसेज हैं, वो नेक्स्ट पीरियड में कराए जाएंगे। अब आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ें और एक एक नंबर के क्वेश्चंस जो भी दे रखे हैं वो ध्यान से करें। ओके, थैंक यू।